वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था कि क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है और किस किस तरह के अब तक जो है क्लासिफिकेशन हुए हैं। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की। ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी की, यानी कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है, किन्हें कहा जाता है, जिसको हम कैटेगरी बोलते हैं, रैंक बोलते हैं ना। इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज इसी लेक्चर के अंदर कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज की, है ना। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा बड़े नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना छोटा सा ही है। हालांकि ये काफ़ी बड़ा है और विवाद का विषय भी है कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक मतलब हम वैसा माना जाता है कि अभी तक हम सही तरीके से वास्तविक रूप से कैटेगराइज नहीं कर पाए हैं किसी भी पर्टिकुलर मेथड के आधार पर, है ना, किसी भी स्पीसीज को। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जो है किसी भी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म को किस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उसको ऐसा मतलब स्पीसीज जो है, स्पीसीज को हम जो मूलभूत इकाई बोलते हैं क्लासिफिकेशन की, बेसिक यूनिट जो बोलते हैं स्पीसीज को, तो वो ऐसा क्यों है। ठीक है ना, ऐसी सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये है हमारी एक क्लासिफिकेशन का तरीका। तो मैं एक बार ये हटा देता हूँ पीछे से, काफ़ी बड़ी स्लाइड है क्योंकि। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन का तरीका हमारा क्या है कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके अंदर हम जैसे जूलॉजी में देखोगे तो आप कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी आपको, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम होती है ना। यहाँ पर ये प्लांट का डिस्क्रिप्शन है, मतलब प्लांट का क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पर रोजा गेलिया का, ठीक है, रोजा गेलिका का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको उसमें पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग जो है ग्रुप में बांटा गया है, अलग अलग जगह उसको रैंक दी गई है, अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कैटेगरी दिया गया उसको रैंक दिया गया है ना। जैसे जाति हो गया, जैसे यहाँ पर हम बात करें कि किंगडम। ठीक है, अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये पर्टिकुलर एक्स ऑर्गेनिज्म है। अब पहले तो हमें इसे पता लगाना होता है कि ये है किसका, मतलब ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट है या एनिमल है। ठीक है ना, ये प्लांट है या एनिमल है। अगर ये प्लांट है तो किंगडम प्लांट ही लिख देंगे, और अगर ये एनिमल है तो किंगडम एनिमल लिख देंगे। ठीक है ना, और अगर ये बैक्टीरिया है तो किंगडम जो है मोनेरा लिख देंगे। हाँ, अगर ये प्रोटोजोआ है तो किंगडम प्रोटिस्टा लिख देंगे, फंजाई है तो किंगडम फंजाई लिख देंगे। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम सबसे पहले किंगडम के अंदर उसको बांटते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम किस तरह क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना। ठीक है, फिर उसके बाद में हम स्पेसिफिक इसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये तो मेन कैटेगरी होगी इसकी, है ना। फिर उसके बाद उसको स्पेसिफिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि डिवीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्लास हो गया, फिर ऑर्डर हो गया जिसको हम गण बोलते हैं, फैमिली हो गया कुल, ठीक है, जीनस हो गया वंश। तो इस तरह से हम उसको अलग अलग चीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर जैसे एक ही तरह के दो तरह के ऑर्गेनिज्म है और उनके जो है मान लो फैमिली सेम है, मतलब फैमिली तो सेम रहेगी लेकिन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के हैं और ज़्यादा मिल रहे हैं हमें। तो फिर जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर एक्स ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर मान लो हमने डिवीजन में रखा, सबसे पहले उसको यहाँ से समझते हैं अपन कि मैंने उसको डिवीजन में रखा और डिवीजन दे दिया उसको एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, लेकिन इस एम्ब्रियोफाइटा में भी डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एंजियोस्पर्म है या नहीं है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म होगा तो हम उसको जिम्नोस्पर्म में रखेंगे, एंजियोस्पर्म होगा तो एंजियोस्पर्म में रखेंगे। समझ में आई बात, क्योंकि एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है जिम्नोस्पर्म में भी होता है और एंजियोस्पर्म में भी होता है। तो उसको सब डिवीजन में डाल दिया, किसमें, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, चलिए जी, अब हमने देखा कि ये जो रोजा होता है, मतलब जो गुलाब होता है, उस गुलाब में क्या चीज है कि उसमें जो बीज है, जो बीज है वो कैसे हैं, मोनोकोटिलिडन है या डाइकोटिलिडन है। अगर मोनोकोटिलिडन होते तो हम क्लास मोनोकोटिलिडन में रखते, लेकिन हमने इसको किस में रखा, डाइकोटिलिडन में। क्यों रखा, क्योंकि इस जो रोज है उस रोज में जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, तो हमने उसको डाइकोटिलिडन में रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने इस डाइकोटिलिडन में अलग अलग तरह की क्लासें होगी।
वहां भी डिफरेंस होगा, तो इसको हमने उसी डिफरेंस के आधार पर आर की क्लेम आईडी के अंदर रख दिया, क्योंकि बीज जो होते हैं इसके, जो बीजाणु होते हैं, बीज जैसे होते हैं, बीजाणु जैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो इसको हमने किस में रख दिया, आर की क्लेम आईडी के अंदर रख दिया। ठीक है, फिर गण की बात आई, तो गण जो है इस आर की क्लेम आईडी में अलग अलग तरह के गण हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने जिसमें इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर नजर आ रहा था, जैसे रोजेल्स का कैरेक्टर इसके अंदर नजर आ रहा था। ठीक है, सुगंधित पुष्प होना, ठीक है, प्लांट के ऊपर स्पाइक का पाया जाना, तो इस तरह के जो इसके कैरेक्टर थे उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ऑर्डर के अंदर रख दिया। इसी प्रकार से इसको फिर सब ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया। फिर से और दूसरे कैरेक्टर हमने देखे, तो इसकी फैमिली डिफाइन की गई कि भाई ये फैमिली हो सकती है इसकी। फिर उसी के आधार पर फिर अलग अलग सब फैमिली के अंदर में से एक फैमिली को चूज करा, क्योंकि उस जैसे मान लो इस रोजा को रोजेडी फैमिली के साथ में मैच कराया गया, तो वहां पर इसके कैरेक्टर सब सेम सेम मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको बड़े से लेकर, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ने, ठीक है ना, ये ऊपर से लेकर नीचे, ठीक है, इस ऑर्डर में हम जमाते हैं इसको। ठीक है, इस ऑर्डर में हम जमाते हैं, तो इसको कहा जाता है अवरोही क्रम। क्या बोला जाता है इसको, अवरोही क्रम। हायर ऑर्डर से लोअर, हायर से लोअर। अब ये जो ऑर्डर है इसका मतलब, ये ऑर्डर, मैं इस ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रम की। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर क्या है, क्रम है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो ये हायर क्रम है, ये उच्च कोटि का वर्ग है इसका, तो यहाँ से उच्च कोटि से आगे चलते जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो है इनकी संख्या घटती हुई चली जाएगी, और इनके अंदर जो है विभिन्नताएं भी हमें देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, कैरेक्टर्स के अंदर जो है विभिन्नताएं बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, और जो मुख्य जो उनके जो गुण होते हैं वो घटते हुए चले जाते हैं, और तब जाकर हमें स्पेसिफिक जो है स्पीसीज का पता लगता है कि हाँ ये वास्तविक स्पीसीज है इसकी। ठीक है, वो समझ में आ रहा है। वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो इस क्रम को, क्योंकि ये जो किंगडम है ये बड़ा किंगडम है, मतलब ये ग्रुप बहुत बड़ा है, इस ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे प्लांट है, अब किंगडम प्लांट ही रखो, आप किंगडम प्लांट ही रखोगे तो दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट पाए जाते हैं सारे इसी ग्रुप में आएंगे। अगर मैं यहाँ किंगडम एनिमेलिया रखता, तो जितने दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल पाए जाते हैं वो सारे इसके अंदर रखता। समझ में आए। ठीक है, अगर मैं फंजाई की बात करता, मान लो मेरा जो एक्स ऑर्गेनिज्म फंजाई होता, तो जितने भी फंजाई दुनिया के अंदर पाए जाते हैं वो सारे किस में रखता, मैं इस किंगडम फंजाई के अंदर रखता। समझ में आए। तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म की जो समानता है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि फंजाई सारी समान होंगी, एक जैसी होंगी, उनके अंदर मतलब ज्यादातर समानताएं समान होगी, जब भी तो हमने उसको फंजाई के अंदर रखा। जैसे कि काइटिन का पाया जाना, जैसे यहाँ पर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांटी का मतलब कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर रखे गए हैं सबके पास में सेल वॉल होगी, और जो सेलुलोज की बनी हुई होगी, इसीलिए तो हम इसके अंदर रख रहे हैं इसको। समझ में आई। तो यहाँ पर जो है कैरेक्टर में सिमिलरिटी ज्यादा होती, ज्यादा ऑर्गेनिज्म रखते हैं, इसलिए हम इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, हायर कैटेगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हायर कैटेगरी। समझ में आए। ठीक है, अब जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे, अब ये हायर से क्या होगी, दो भागों में बट गई। यहाँ पर जैसे डिवीजन के अंदर देखोगे तो आप भी दो भागों में बट गई। कैसे बट गई दो भागों में, कि एम्ब्रियोफाइटा, जैसे सॉरी डिवीजन में हमने लिखा है इसको एम्ब्रियोफाइटा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होंगे जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे आप बात करते हो, जैसे कि टेलो क्या नाम है आपका, ये ले लो आप ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट ले लो। ठीक है ना, ब्रायोफाइट ले लो। कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, कुछ में नहीं होता है। टेरिडोफाइट में होता है, टेरिडोफाइट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एल्गी में नहीं होता है ऐसा। ठीक है ना, तो एल्गी को आप फिर दूसरे उसमें रखोगे। ठीक है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप इस डिवीजन के अंदर रखते हो, तो अब जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है अपने पास में पी, अब पी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब एम्ब्रियो जैसी स्ट्रक्चर उसके पास में नहीं मिलती है ना। ठीक है, वो सीधा राइट क्या होता है कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और या फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है तो सीधा वो काई जनन करके जो है नया पौधा बना लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको किस में रखेंगे, एम्ब्रियोफाइटा में रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। एम्ब्रियोफाइटा के अंदर हम उसको नहीं रखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर डिवीजन हो गया। तो वही ऑर्गेनिज्म यहाँ पर तो समानता दर्शा रहा था, प्लांटी के अंदर तो उसके पास सेल वाल थी, लेकिन जैसे हम डिवीजन के नीचे उतरे, डिवीजन में उतरे, उसके पास में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो हमने उसको एम्ब्रियोफाइटा से हटा दिया, दूसरी जगह पर रख दिया। जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था उसको हमने एम्ब्रियोफाइटा के अंदर रखा। तो जब हमने एम्ब्रियोफाइटा के अंदर रखा, तो एम्ब्रियोफाइटा में केवल वही ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है किसी न किसी अवस्था में। समझ में आया बात। तो यहाँ पर कैरेक्टर घट गया, यहाँ पर आपस में जो मिलने वाले जो लक्षण है ना, वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ठीक है, तो
तो जब आपस में मिलने वाले लक्षण कम हो गए तो कैटेगरी कैसी हो गई, लोअर कैटेगरी होगी। तो ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, और फिर इससे लोवेस्ट कौन सी है, डिवीजन है। फिर उससे लोवेस्ट आ गया सब डिवीजन। अब सब डिवीजन में भी अच्छा चलो एम्ब्रियोफाइटा है, लेकिन एम्ब्रियोफाइटा में आप देखो, एम्ब्रियोफाइटा में जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम वो ध्यान रखेंगे कि भाई जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म है। तो अगर एंजियोस्पर्म है तो एंजियोस्पर्म में रखेंगे। तो अब पूरी दुनिया के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्लांट है सारे एंजियोस्पर्म तो है नहीं, नहीं है ना, कुछ टेरिडोफाइट है, कुछ जिम्नोस्पर्म है, कुछ एंजियोस्पर्म है। तो फिर से आगे हम आते हैं तो फिर से सिमिलर कैरेक्टर जो है वो घट जाते हैं, ठीक है ना। सिमिलर कैरेक्टर्स के कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर घट जाते हैं। ऐसे लास्ट में जाते 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 सबसे ज्यादा कैरेक्टर घट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर कोई स्पीसीज आपको दे दी है और उसमें सबसे ज्यादा समानता इस स्पीसीज का कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी सबसे ज्यादा समानता किसके अंदर पाई जाएगी, मतलब इस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो समानता है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हायर कैटेगरी के अंदर पाई जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये रोजा गेली का है, ये रोजा गेली का अब आपको दे दिया, एक तो दे दिया आपको फैमिली दे दिया, दूसरे नंबर पर आपको दे दिया ट्राइब, तीसरे नंबर पर आपको दे दिया जीनस, और चौथे नंबर पर आपको दे दिया सब क्लास, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि रोजा गेली का की सबसे ज्यादा समानता कौन सी कैटेगरी में पाई जाएगी, तो सीधा सीधा आंसर होगा सब क्लास के अंदर, क्योंकि सब क्लास आर्किक्लेमाइडी के अंदर जितने भी पौधे पाए जाएंगे सब एक जैसे ही होंगे, ठीक है ना। उससे कम जो समानता है वो किसके अंदर पाई जाएगी, इसकी फैमिली के अंदर। फिर उससे कम जो समानता है वो किसके अंदर पाई जाएगी, इसके ट्राइब के अंदर पाई जाएगी। और सबसे कम समानता किसमें पाई जाएगी, जीनस के अंदर पाई जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है, जीनस जैसे अलग हो जाएगा। और पर्टिकुलर अगर इसी ऑर्गेनिज्म की बात की जाए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा समान गुण किसके अंदर होंगे, तो सबसे ज्यादा समान गुण जो होंगे वो किसके अंदर होंगे, इस जीनस के पास में होंगे इसके, ठीक है ना। अभी अब पूछोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि सब क्लास के पास होंगे, अब आप बोल रहे हो कि जीनस के पास होंगे। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो गुण और लक्षणों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिमिलरिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, सिमिलरिटी होगी सबसे ज्यादा सब क्लास के अंदर, है ना, पर्टिकुलर सब क्लास के अंदर होगी। लेकिन अगर गुणों की बात करोगे, आप कैरेक्टर्स की बात करोगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करोगे, तो वो जीनस के पास सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, तो अब ध्यान से समझना है सारी चीजों को, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप दिमाग में ये मत रखो कि भाई सर हम उसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, आगे मैं एक सवाल दूंगा उससे आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, है ना। जब हम इसको खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उससे आपको सारी चीज डिफाइन हो जाएगी कि ये कैसे करना है आपको। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, अगर कोई नीट वगैरह की तैयारी कर रहा है तो उसको पता लग जाएगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिमिलर कैरेक्टर और सर्वाधिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना। एक तो सिमिलर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं और एक सर्वाधिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सिमिलरिटी किसमें ज्यादा होगी, जैसे मैं हूँ मनुष्य, आप मनुष्य हो, ठीक है। तो मनुष्य से सर्वाधिक ज्यादा सिमिलर किसमें होगा, उसके जीनस में होगा या नहीं होगा, होगा ना। लेकिन अगर उसकी क्लास की बात करोगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स की संख्या, मतलब ज्यादा सिमिलरिटी तो किसमें होगी, जीनस के अंदर होगी। लेकिन सिमिलर कैरेक्टर्स की संख्या किसमें होगी, सिमिलर कैरेक्टर्स की संख्या ज्यादा किसमें होगी, उसकी सब क्लास में होगी, जब तो हमने उसको रखा है, ठीक है ना। तो मैं कहने का मतलब ये है, चलो ठीक है, ज्यादा वो इस पे दिमाग हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना है क्योंकि ज्यादा खास क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें याद क्या रखना है वो हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हमें जो याद रखने वाली जो चीज है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, कि हमें क्या याद रखना है, हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से हमसे किस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सारी बात क्या है, ठीक है। आप पूरा देखिए आगे तक, ठीक है। चलिए, तो देखो पादपों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग वर्गीय समूहों में बांटा गया, अलग अलग टेक्सोनोमिक ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। हमें उनको किसके आधार पर, उनके अंदर पाई जाने वाली विभिन्नताओं के आधार पर, किसके आधार पर, विभिन्नताओं के आधार पर, ठीक है। अब देखो इन समूहों को क्या कहा जाता है, रैंक कहा जाता है या वर्ग कहा जाता है। ये टेक्सोनोमिक ग्रुप है, अलग अलग वर्गीय समूह, यानी कि ये जो भी नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर ये सब क्या है, टेक्सोनोमिक ग्रुप है। क्या है ये, टेक्सोनोमिक ग्रुप। पहले चीज तो ये समझो, टेक्सोनोमिक ग्रुप है, ठीक है ना, ये समझो। और ये जो टेक्सोनोमिक ग्रुप हमने डिफाइन किए हैं किसके आधार पर किए हैं, विभिन्नताओं के आधार पर।
डिसिमिलरिटीज के आधार पर, विभिन्नताओं के आधार पर। जैसे किंगडम की बात करेंगे तो किंगडम प्लांटी में तो सारी चीजें समान हैं, लेकिन जैसे ही डिवीजन के अंदर आएंगे हम तो डिवीजन में जो है विभिन्नताएं अलग अलग होंगी। एक डिवीजन की लक्षण अलग होंगे, दूसरे डिवीजन के लक्षण अलग होंगे, तीसरे डिवीजन के लक्षण अलग होंगे, चौथे डिवीजन के लक्षण अलग होंगे। तो इस तरह से इनमें लक्षण जो है अलग अलग होंगे। तो इन विभिन्नताओं के आधार पर हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। ठीक है, जैसे अब जो ये टेक्सोनोमिक ग्रुप हमने बांट दिए, ये सब क्या है, टेक्सोनोमिक ग्रुप है। इन टेक्सोनोमिक ग्रुपों को हम क्या बोलते हैं, रैंक। क्या बोलते हैं इनको, रैंक। तो मैं कहूँ टेक्सोनोमिक ग्रुप या मैं कहूँ रैंक तो एक ही बात होगी, है ना। मैं टेक्सोनोमिक ग्रुप कर रहा हूँ तभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किंगडम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सबकी बात कर रहा हूँ। मैं अगर रैंक की बात कर रहा हूँ तब भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किंगडम, डिवीजन, सब क्लास, क्लास सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक है, टेक्सोनोमिक ग्रुप कहूँ या रैंक कहूँ एक ही बात होगी। ठीक है, चलिए अब जैसे बात करें हम तो जाति है, वंश है, गुण, कुल है, गुण है, गण है और क्लास है ना। ये सब क्या है, किसमें आते हैं ये, या तो इनको टेक्सोनोमिक ग्रुप बोल दो या फिर आप क्या बोल दो, इनको रैंक बोल दो। अब ये एक हायरार्की होता है। हायरार्की मतलब ये एक वंशानुक्रम के आधार पर होता है ना। सारी चीज जो होती है एक श्रेणी वाइज होती है, तो ये इनको ही हम क्या बोलते हैं, श्रेणी भी बोलते हैं। वर्ग ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी। श्रेणी बोल दो या समूह बोल दो। तो अगर मैं हिंदी में बात करूं श्रेणी की, श्रेणी, तो भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टेक्सोनोमिक ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं कहूँ वर्गक, वर्गीकी समूह, समूह कहूँ तभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समूह में। समूह में भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, ये जो आगे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं इनमें से कोई सा भी अगर एक नाम ले रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो भाई कैटेगरी क्या होती है, रैंक क्या होती है, सब क्लास क्या होती है ना, तो ये सब चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए अब जाति वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है, ये हमें पता है। सबसे बेसिक यूनिट क्या है यहाँ पर, जाति, स्पीसीज, ये सबसे बेसिक है। मतलब इस स्पीसीज के बाद में हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आजकल हम इसको और भी ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे इसकी सीरीज, स्पीसीज के बाद में हम क्या बोल देते हैं, उसको सीरीज भी बोल देते हैं। ठीक है ना, सब स्पीसीज में भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको आगे आधारभूत, हालांकि इसके आगे भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन मेन जो क्लासिफिकेशन की जो मेन जो यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, आपकी स्पीसीज होती है, मुख्य यूनिट होती है स्पीसीज। ठीक है, चलिए प्राकृतिक वर्गी की श्रेणी, ये एक नेचुरल क्लासिफिकेशन का एक श्रेणी है या ग्रुप है या समूह है या रैंक है ना। जबकि वंश, कुल, वर्ग आदि क्या है, कृत्रिम श्रेणियां। क्योंकि जो स्पीसीज हमें मिलती है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक वर्गी की श्रेणी कौन सी है या प्राकृतिक वर्गी की रैंक कौन सी है, तो क्या है, वो स्पीसीज है। ठीक है ना, ये नेचुरल है। नेचुरल का मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है आपके पास में, वो ऑर्गेनिज्म जो है, वो ऑर्गेनिज्म का नाम, वो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर, वो सब क्या है, एक नेचुरल बेसिस पर आधारित है। ठीक है, बाकी जिसके ऊपर जितने भी हमने बांटे हुए हैं, जैसे ट्राइब को बांटा, सब फैमिली को बांटा, तो ये हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं। ठीक है ना, एक वंशानुक्रम को स्थापित करने के लिए हमने इनको क्या किया है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसलिए जो भी है इसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, आर्टिफिशियल श्रेणियां हैं, मतलब कृत्रिम श्रेणियां हैं, जिनको हमने केवल इनको एक स्पेसिफिक नाम देने के लिए, एक स्पेसिफिक जगह पर रखने के लिए, ताकि जब भी हम किसी, जैसे मान लो आप कोई सरसों का पौधा देखते हो, है ना, ब्रेसिकेसी का कोई पौधा देखते हो। अब ब्रेसिकेसी में बहुत सारे आते हैं, सरसों भी आता है, गोभी भी आता है, ठीक है ना, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सब आते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि अगर मान लो बेसिक फैमिली, बेसिक कैटेगरी अगर फैमिली होती तो फिर तो इसका मतलब है कि सारे पौधे एक जैसे दिखाई देने चाहिए थे। फूल गोभी का पौधा भी वही होता है जो पत्ता गोभी का पौधा होता है, सरसों का पौधा भी वही होता है जो फूल गोभी का पौधा होता है। तो ऐसा नहीं है, है ना। तो अगर हम लास्ट कैटेगरी में जाकर देखते हैं, जैसे स्पीसीज के पास जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर हमें, जैसे इसके अंदर देखो आप, इस उदाहरण के अंदर रोजा गेलिका हमें स्पीसीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर रोजा गेलिका है। ठीक है, अब ये रोजा गेलिका है, तो इसके अलावा रोजा इंडिका भी है अपने पास। ठीक है ना, जो भारतीय गुलाब होता है लाल कलर का, बिल्कुल रेड जो गुलाब होता है, लाल गुलाब, ये गुलाबी गुलाब है, रोजा गेलिका गुलाबी है ये। तो वो गुलाब तो है लेकिन लाल गुलाब, अब गुलाब कैसा है, लाल है, तो उसको अलग स्पीसीज के अंदर रखा गया है। तो इस तरह से हमने क्या है, इसको स्पीसीज के अंदर बांटा गया है। तो जो स्पीसीज है उसी से हमें उसके ओरिजिनल कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, इसलिए हम इसको, इस श्रेणी को क्या बोलते हैं, इस श्रेणी को हम बोलते हैं नेचुरल
श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं? नेचुरल श्रेणी बोलते हैं। जबकि उसके ऊपर जितनी भी श्रेणी है वो सब क्या है? कृत्रिम है। वो हमारे द्वारा कैटेगराइज करने के लिए बनाई गई है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कृत्रिम श्रेणियां बोलते हैं। ठीक है। वर्गीकरण में जातियों को वंश में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना। जातियां जो होती है, जो स्पीसीज है, उनको किस में डाला गया है? वंश के अंदर। ये जातियां है, ये वंश है। अब एक जीनस है, उस एक जीनस में अनेक जातियां मिलेंगी हमें। एक ही जीनस के अंदर बहुत सारी जातियां मिलेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जीनस के अंदर हमने क्या रखा है? स्पीसीज को रखा है। तथा वंशों को कुल में, जो जीनस है उनको फैमिली के अंदर रखा है, और कुल को गणों में सम्मिलित किया गया है। यानी कि जो फैमिली है वो किसके अंतर्गत आएगी? ऑर्डर के अंदर आएगी। तो इस प्रकार जो है क्रम चलता जाता है, जिससे वर्गीकरण के उच्च वर्गों की कोटियां बनती है। इस तरह से यह हायर से हायर बनती हुई चली जाती है। ठीक है। पादपों को वर्गीकृत करते समय सबसे बड़े वर्गक यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर से लोवेस्ट ऑर्डर रैंक तक अवरोही क्रम में वर्गों को स्थापित किया जाता है। ठीक है ना। जो हाईएस्ट ऑर्डर है उससे लेकर नीचे के जो लोवेस्ट ऑर्डर होते हैं वहां तक किसी भी पादप को क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ या हायर से लोअर की तरफ में उनको स्थापित किया जाता है। और इस क्रम को क्या बोलते हैं? हम अवरोही क्रम बोलते हैं। कैसा क्रम बोलते हैं? अवरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है ना। अवरोही क्रम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और चीजें समझ में आएगी आपको। कंसेप्ट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। अब ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, इसका कंसेप्ट आया कहाँ से? ठीक है ना। ऐसी अवधारणाएं क्यों बनाई गई, मतलब ये चीजें क्यों लिखी गई है, क्यों बनाए गए हैं, तो इसको हम देखते हैं। देखिए, आधुनिक पादप वर्गीकरण विज्ञान की प्रमुख धारणाओं के अनुसार, जो अभी जो एडवांस प्लांट टेक्सोनोमी है उसकी जो मुख्य धारणा है, उनके अनुसार विभिन्न पौधों में परस्पर प्राकृतिक और आनुवंशिक संबंध होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि चलो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको सिंपल सा। जैसे प्लांट सेल को अगर आप देखोगे और एनिमल सेल को देखोगे तो कुछ ही चीजों को छोड़कर बाकी एनिमल और प्लांट सेल कैसी है? समान है या नहीं है? प्लांट सेल के ऊपर एक सेल वाल पाई जाती है जो इसके ऊपर नहीं पाई जाती। ठीक है ना। केवल सेल वाल, और जो तारक काय होता है वो जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ असमानता है। बाकी चीजों को छोड़ दें तो इसके अंदर भी केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर भी केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसके अंदर भी पाया जाता है। तो इस तरह से सारी चीजें पाई जाती है। साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। तो चाहे जंतु की कोशिका हो चाहे एनिमल की कोशिका हो ना, इनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ नेचुरल संबंध जरूर है, कुछ प्राकृतिक संबंध जरूर है। ठीक है। इनके अंदर आनुवंशिक संबंध भी है। हमारा डीएनए जो होता है वो प्लांट से काफी सिमिलर होता है, पादप के डीएनए से काफी सिमिलरिटी रखता है। जिस तरह से हमारे अंदर एंजाइम हार्मोन बनते हैं, इसी तरह से प्लांट के अंदर भी एंजाइम और हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि अब जो हमारी जो अवधारणाएं बदलती जा रही है, धारणाएं जो बन रही है हमारी रिसर्च के आधार पर, नए नए रिसर्च के आधार पर, तो उन धारणाओं के आधार पर जो भी प्लांट होते हैं उनको उनके या तो प्राकृतिक या फिर उनके आनुवंशिक संबंध के आधार पर जो है हम अलग अलग वर्गों में उसको डिफाइन करते हैं या बांटते हैं। ठीक है। जिनको हम वर्तमान रूप में देख रहे हैं वे विकास क्रम के दौरान उत्पन्न हुए। विकास क्रम के कारण उनमें नए लक्षणों का समायोजन हो गया तथा उनमें संरचनात्मक और आनुवंशिक जटिलताएं बढ़ गई, जिसके कारण संतति पौधों में अपने पूर्वजों से पर्याप्त संरचनात्मक भिन्नता दिखाई देने लगी। कैसे दिखाई देने लगी? जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले जो प्लांट हुआ करते थे, पुरातन काल में जो पौधे हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे? वो पानी के अंदर रहते थे। और वो कैसे थे? एक कोशिकीय थे, एक कोशिकीय पौधे थे। उनके अंदर एक छोटा सा क्लोरोप्लास्ट हुआ करता था और ये पानी के अंदर तैरते रहते थे। ठीक है। ऐसे पौधों को हमने क्या कहा? ऐसे पौधों को हमने कहा एल्गी। देखना आप, मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ आपको कैसे क्या हुआ होगा, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ कि धरती के ऊपर पानी की कमी होने लगी। जब धीरे धीरे धरती के ऊपर पानी की कमी होने लगी तो ये पानी से निकलकर, यही पौधे पानी से निकलकर कहाँ आ गए? टेरेस्टेरियल एनवायरनमेंट में, यानी कि जमीन पर आना शुरू हो गए। तो इन्हीं से उत्पत्ति हुई किसकी? ब्रायोफाइट की। किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रायोफाइट्स की। अब ये जो ब्रायोफाइट्स हुए, इन ब्रायोफाइट में सिंगल सेलुलर की जगह ये मल्टी सेलुलर बन गए, तो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर बढ़ गए। ठीक है। इसी प्रकार से इनके अंदर आनुवंशिक जटिलताएं भी बढ़ी। ठीक है। इनमें नए लक्षणों का समायोजन हो गया। ठीक है। संरचनात्मक चेंजेस भी आए और नए लक्षण भी आने शुरू हो गए। क्यों आने लगे शुरू? इसलिए आने शुरू हो गए कि ये जो ब्रायोफाइट थे ये जल के अंदर भी रह सकते हैं और किसके अंदर?
स्थल के अंदर भी रह सकते हैं। तो इनके अंदर नए कैरेक्टर डेवलप हो गए ताकि ये जल में भी जब जल हो तब भी ये जीवित रह सकते हैं, और जब जल नहीं हो तब भी ये अपने आप को जीवित रख सकते थे। तो ऐसे कैरेक्टर इन्होंने अपने अंदर डेवलप कर लिए। ठीक है, अब ब्रायोफाइट बन तो गए, लेकिन निषेचन के लिए उनको पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जब भी पानी आता निषेचन करते और वापस स्थल के ऊपर अपना जीवन यापन करते। धीरे धीरे फिर से बदलाव हुए इनके अंदर। अब धीरे धीरे बदलाव और कैरेक्टर बदले क्योंकि पानी की और ज्यादा कमी महसूस होने लगी इनको। तो ये जो टेरिडोफाइट, ये सॉरी, ये जो आपके ब्रायोफाइट थे, ये कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, टेरिडोफाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब टेरिडोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो गए तो बड़े बड़े से वृक्ष बन गए, है ना, धरती के ऊपर जीवन यापन करने लगे। फिर टेरिडोफाइट तो बन गए, लेकिन अब धरती के ऊपर आगे पानी कम है तो सॉरी, बीजों का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, बीज एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्सल नहीं हो रहे हैं। तो फिर क्या करें, तो भैया अब अपने को तो क्या करना पड़ेगा, भ्रूण का, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फिर इन्होंने कौन को छोड़ा, टेरिडोफाइट ने किसको छोड़ा, कौन को छोड़ा, और फिर बीजाणुओं का निर्माण करना शुरू किया, स्पेसिफिक टाइप के बीजाणु जो है बनाने शुरू किए। ठीक है, फिर उसके बाद भी इनका पूरा नहीं पड़ा, तो फिर टेरिडोफाइट जो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गए, जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये समस्या रही कि फिर से वो प्रकीर्णन वाली समस्या इनके अंदर पैदा हो गई। ठीक है, पानी और ज्यादा कम हो गया, तो फिर जिम्नोस्पर्म कन्वर्ट हुए किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, एंजियोस्पर्म के अंदर। तो यहाँ एल्गी से लेकर यहाँ तक का जो विकास हुआ है इनका, ये विकास धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में जाकर आज हमें एंजियोस्पर्म दिखाई देते हैं। इसके अलावा आज हमें जिम्नोस्पर्म भी मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं, बहुत कम अमाउंट में। टेरिडोफाइट भी मिलते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो एक्सिस्टेंट है, सॉरी, उसमें से ज्यादा तो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो चुके हैं, और कुछ ही जो पौधे हैं वो अब हमें टेरिडोफाइट वाले मिल पाते हैं। इसी तरह ब्रायोफाइट है, इसी तरह शैवाल है। ठीक है, पुरातन काल में जिस तरह के शैवाल पाए जाते थे वो आज के जमाने में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, समझ में आए। इसी तरह जो टेरिडोफाइट जो पौधे थे बहुत सारे, जैसे राइनिया वगैरह, वो नष्ट हो चुके हैं, आज हमें उनकी केवल क्या मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट किया अपना। ठीक, तो इन्हीं डेवलपमेंट को देखते हुए इनके अंदर जो नए लक्षण आए हैं, संरचनात्मक लक्षण आए हैं, आनुवांशिक जटिलताएं बढ़ती गई है, सेल के अंदर नए नए चेंजेस आने लगे हैं, उसी के आधार पर इनके जो पूर्वज हैं, इनके पूर्वज अब दिखने में तो देखो, अब आप देखो एल्गी को, अगर आप देखोगे एल्गी को और आज के जिम्नोस्पर्म को देखोगे, या ब्रायोफाइट को और आज के जिम्नोस्पर्म को देखोगे, गुलाब का पौधा और किसी रिक्शा के पौधे को अगर आप देखोगे, तो उनमें तो काफी दिन और रात का अंतर है। ठीक है ना, रिक्सिया जो है वो क्या है, थैलस जैसा स्ट्रक्चर है, जबकि जो एंजियोस्पर्म है वो काफी अच्छा सा प्लांट है, जिसको हम खाने पीने सब में, सब सारी चीजों में काम लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर काफी सारी विभिन्नताएं आ गई। अब है तो इनमें क्या है, ये इनका पूर्वज कौन है, अगर हम देखें कि एंजियोस्पर्म का पूर्वज जिम्नोस्पर्म है, उसका टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट हो सकता है, या एल्गी हो सकता है, उस पौधे का जो है एंसेस्टर है। तो लेकिन इनके अंदर संरचनात्मक और आनुवांशिकता में तो विभिन्नताएं हैं, फिर भी हमें इनके बीच में क्या है, एक संबंध स्थापित करना पड़ता है। ठीक है, और उस संबंध को स्थापित करने के लिए हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनानी पड़ती है। जैसे कि हमने उस रोजा के अंदर बनाई, अभी जो रोजा का हमने देखा, रोजा गैलिका का क्लासिफिकेशन देखा, उसके अंदर इस हमने कैटेगरी बनाई। कैटेगरी बनाने से मतलब है कि मान लेते हैं कि अब जैसे मान लो ये हमने कहा कि एंजियोस्पर्म पौधा है, लेकिन एंजियोस्पर्म पौधा तो है, लेकिन कैसा पौधा है ये, हो सकता है इसका इंसेस्टर जो है आपका जिम्नोस्पर्म रहा हो। ठीक है ना, तो जिम्नोस्पर्म में से कुछ समानताएं होंगी ना, तो हम सीधा सीधा इसको एंजियोस्पर्म में नहीं रख सकते ना, हम सीधी कैटेगरी जो किंगडम है हमारी वो एंजियोस्पर्म थोड़ी रख सकते हैं, क्योंकि जो पौधे हैं दुनिया के अंदर पाए जाने वाले, तो पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म भी पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म भी पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स भी पाए जाते हैं ना, सभी तरह के पौधे पाए जाते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म है, इस एंजियोस्पर्म को हमें स्पेसिफिक कैटेगरी में रखने के लिए उसके एंसेस्टर की कैटेगरी भी देखनी पड़ती है। इसीलिए हमने क्या किया है कि एक नई कैटेगरी क्रिएट की, जिसे बोला हमने किंगडम, और उस किंगडम में हमने उन सबको रख दिया जो इस दुनिया में पाए जाते हैं। फिर उसमें से हमने उसको डिफाइन किया, अलग अलग में बांटा, है ना, उसको बोला हमने सब डिवीजन। ठीक है, किंगडम के बाद में डिवीजन, और फिर डिवीजन के बाद में सब डिवीजन। तो इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो भी पौधे होते हैं वो अपने पूर्वजों से क्या करते हैं,
पर्याप्त संरचनात्मक भिन्नता दर्शाते हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर तो समझना मुश्किल है। ठीक है, चलिए इन विभिन्नताओं के आधार पर उनको अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। ये जो जितनी भी विभिन्नताएं हमने देखी उसके आधार पर हमने इसको किस में रख दिया, अलग अलग श्रेणी में रखा गया। इस अवधारणा ने, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट ने जाति, वंश तथा कुल की संकल्पना को एक निश्चित आधार प्रदान किया। अतः इन श्रेणियों को ही तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है, टैक्सोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैक्सोन। टैक्सोन या वर्गक, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, श्रेणी बोल सकते हैं, टैक्सोनॉमिक ग्रुप बोल सकते हैं, रैंक बोल सकते हैं, समूह बोल सकते हैं, वर्गक बोल सकते हैं, वर्गीकी बोल सकते हैं, टैक्सोन बोल सकते हैं। एक और शब्द लिख देता हूँ यहाँ पर, टैक्सोन, ये भी हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये जो जितनी भी चीजें लिखी हुई है, किंगडम, डिवीजन, इन सबको ये नामों से हम जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्यों हमने ये कंसेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आया कहाँ से, तो ये इसीलिए आया कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके पूर्वजों के साथ में उसकी कुछ ना कुछ समानताएं होंगी, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होंगी, उनके आधार पर हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का निर्माण किया। और जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो हमारी क्या है, वो हमारी है जाति है, ठीक है ना, वंश है, फैमिली है, और मुख्य चीज क्या है हमारी, स्पीसीज। उस स्पीसीज को हमने अलग अलग जाति, अलग अलग वंशों, अलग अलग कुलों में रखा है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं टैक्सोन। क्या कहते हैं इनको हम, टैक्सोन। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब आता है कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं प्रजाति की संकल्पना। अब स्पीसीज किसको कहेंगे फिर, चलो भाई आपने बोल दिया कि साहब ये पर्टिकुलर एक्स ऑर्गेनिज्म है और इस एक्स ऑर्गेनिज्म के आधार पर, ये तो इसकी स्पेसिफिक कैटेगरी हो गई, स्पीसीज कैटेगरी। स्पेसिफिक कैटेगरी यानी कि स्पीसीज, स्पीसीज की बात कर रहे हैं अपन। इसको हमने जीनस के अंदर डाल दिया, जीनस के बाद में हमने इसको फैमिली के अंदर डाल दिया, फैमिली से हमने इसको क्लास के अंदर डाल दिया, मतलब ऑर्डर के अंदर डाल दिया, ऑर्डर, और फिर इसको डाल दिया हमने क्लास के अंदर, और फिर इसको किंगडम के अंदर डाल दिया। चलो जी हो गया ये तो क्लासिफिकेशन यहाँ तक। लेकिन अब स्पीसीज किसको कहोगे आप, ठीक है ना, आप इसको तो बोल रहे हो कि ये तो जो है सब क्या है, कृत्रिम है और हमने बनाया है, या आपने बोला कि नेचुरल है, तो इसकी नेचुरलिटी का भी तो कुछ ना कुछ प्रमाण होगा आपके पास में कि इसको हम नेचुरल क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज की। देखो, स्पीसीज की अवधारणा को सबसे पहले वैज्ञानिक प्रमाण देने वाला जो साइंटिस्ट था वो था कैरोलस लीनियस। हालांकि इसने नहीं दिया है सिद्धांत, लेकिन इसको वैज्ञानिक प्रमाणिकता, इसकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता प्रदर्शित करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, कैरोलस लीनियस था। ठीक है ना, हालांकि इसने जो है प्रजाति की संकल्पना नहीं दी है, लेकिन इसको एक वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक प्रमाण देने का जो कार्य किया है वो केवल कैरोलस लीनियस ने किया है। अगर कैरोलस लीनियस अपनी जो स्पीसीज प्लांटेरम नामक जो किताब है अगर वो नहीं लिखता तो हमें इस स्पीसीज की संकल्पना के बारे में भी जानकारी नहीं होती। ठीक है, अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह की जो है ये डेफिनेशन इसकी दी है, तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे डार्लिंगटन है, डार्लिंगटन क्या कहता है स्पीसीज के बारे में। ठीक है, ये कंसेप्ट है आपका, और ये 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पीसीज कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की संकल्पना क्या है इसके बारे में लिखिए, तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है। यही क्वेश्चन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। कौन सा, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आता है तो आपको इस तरह से एक क्लासिफिकेशन लिखना है और कुछ इसके बारे में बताना है कि हमने क्या क्या किया है, कैसे किया है। ठीक है भाई, तो चलो कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज की, है ना। तो डेफिनेशन क्या है स्पीसीज की, देखो डार्लिंगटन और कॉल्सेन, कॉल्सेन है ना, क्लाउसेन बोल दो या कॉल्सेन, क्लाउसेन बोल दो, क्लाउसेन और डार्लिंगटन दो वैज्ञानिक हैं। डार्लिंगटन ने 1928 में ये कंसेप्ट दिया और क्लाउसेन ने 1945 में ये कंसेप्ट दिया। दोनों कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है और समान ही है, एक ही बात कर रहे हैं, दोनों बातें, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, चलिए तो पहले हम डार्लिंगटन की बात करें कि डार्लिंगटन ने किस प्रकार से अपना कंसेप्ट दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जीनेटिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, जीनेटिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है, देखो अभी आप इकोलॉजी में पढ़ोगे पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन जो होती है वो समान प्रकार के जीवों का एक समूह होता है, समान प्रकार के जीवों का समूह होता है, जैसे कि मानव की पॉपुलेशन यानी कि ह्यूमन की पॉपुलेशन। ठीक है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं समान प्रकार के जीव रहता है, जैसे कि मान लो कि मैं
पर्टिकुलर किसी एक गाय को लेता, गाय, तो मैं ये कहता गाय की पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो जीनेटिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ये ऐसी पॉपुलेशन होगी जो आनुवांशिक रूप से सबसे अलग होगी। जैसे कि मनुष्य है, आनुवांशिक रूप से जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं धरती के ऊपर सबसे कैसे है, अलग है। अगर आप मेमल्स की बात करोगे, किसकी बात करोगे, मेमल्स की बात करोगे, ठीक है ना, क्योंकि हम जो है प्लांट के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज रखते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम जंतुओं के बारे में पूरी नॉलेज होती है हमें। अगर मैं मैमल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं गाय, घोड़ा, गधा, ऊंट, बकरी, शेर, चीता और मनुष्य, इन सब की बात कर रहा हूँ, हाथी, ये सब क्या है, मैमल्स है, ठीक है। लेकिन अब इन मैमल्स में भी पर्टिकुलर आइसोलेटेड मतलब अलग की हुई, आनुवांशिक रूप से अलग पॉपुलेशन। अब सब पॉपुलेशन में जितने भी एनिमल हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उन मैमल्स में सबसे अलग एक पर्टिकुलर ले लिया मैंने, जैसे मैंने हाथी ले लिया, मान लो हाथी की ही बात कर रहा हूँ, तो वो हाथी हो सकते हैं। इसी तरह से प्लांट्स की अगर अगर हम बात करें तो जैसे ले लो आप एंजियोस्पर्म को ले लो, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं हमारी धरती के ऊपर, जैसे मान लो हमारे क्रॉप्स ले लो आप, जो धान उगाते हैं हम, धान हो गया हमारा, गेहूं, चना हो गया, गेहूं, चना, चावल, सरसों, सोयाबीन, उड़द, मूंग दाल, ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, ठीक है ना। या तो ये एक बीजपत्री है या फिर कैसे है, द्विबीजपत्री है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग पॉपुलेशन है, ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग पॉपुलेशन। अब मैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात करूंगा तो मैं यूं कह रहा हूँ कि भाई मैंने एक सरसों का पौधा ले लिया, सरसों के पौधे की बात करते आपके दिमाग में सरसों के पौधे के बारे में जानकारी आ जाएगी कि मैं उस पर्टिकुलर जीनेटिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, सरसों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जिस तरह से मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लांट में हम उसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई, मतलब स्पीसीज किसे कहेंगे, स्पीसीज उसको कहेंगे जो जीनेटिकली क्या हो, आइसोलेटेड हो, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो आनुवांशिक रूप से कैसी हो, पृथक हो, ठीक है। अब पौधों की पॉपुलेशन तो बहुत सारे टाइप के पौधे हैं अपने पास में, ठीक है ना। पौधों की पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत सारे टाइप के पौधे हैं, जैसा कि मैंने नाम बताया आपको भी, ठीक है। लेकिन मैं उसमें से भी पर्टिकुलर एक को ले रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि सरसों का पौधा, तो सरसों के पौधे का मतलब है कि ये जितने भी पौधे हैं ना, सोयाबीन, दाल, उड़द, मूंग, चावल, गेहूं, राजमा, जो भी है, उन सबसे अलग टाइप का पौधा है। तो वो कैसा है, जीनेटिकली आइसोलेटेड है, क्योंकि उस सरसों के पौधे की आनुवांशिकी दूसरे पौधों की आनुवांशिकी से हमेशा क्या रहेगी, भिन्न रहेगी, ठीक है ना। तो ये जीनेटिकली आइसोलेटेड हो गया। जीनेटिकली आइसोलेटेड का एक और उदाहरण ये होता है कि एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी भिन्न होंगे। जैसे कि ये पौधा है मेरे पास में सरसों का, यहाँ पर ये दोबारा समझते हैं अपन, और ये पौधा है मेरे पास यहाँ पर किसका, सोयाबीन का, ठीक है। दोनों तेल देने वाली फसल है, ये इसमें से भी तेल निकलता है, इसमें से भी तेल निकलता है, ये भी डाइकोटिलीडन है, ये भी डाइकोटिलीडन है, बात समझ में आए। तो अब यहाँ देखो और चीजों में तो समानता है, तेल, ये भी तेलीय पौधा है, ये भी तेलीय पौधा है, ये भी डाइकोटिलीडन है, ये भी डाइकोटिलीडन है, लेकिन फिर भी आनुवांशिक रूप से इनकी बाहर मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें इनको, तो इनमें समानता नहीं है दोनों में। ना तो सरसों सरसों सोयाबीन के साथ समानता दर्शाती, नहीं सोयाबीन जो है वो सरसों के साथ में समानता दर्शाते। जबकि अगर आप देखोगे तो इनके अंदर जो बीज लगते हैं, इसके अंदर भी फली के अंदर बीज लगते हैं, और इसके अंदर भी देखोगे तो इसके अंदर भी फली के अंदर ही बीज लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से आनुवांशिक रूप से समान नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सरसों के पराग कणों को सोयाबीन के पराग कण पे डाल दो और यहाँ पर जो है फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये अगर मैं सरसों की बात कर रहा हूँ तो ये सरसों वैसे तो बहुत ज्यादा समानता दर्शा रही है, ऐसे जैसे किसमें, डाइकोटिलीडन में, इनमें, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली भी ये समान नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली भी समान नहीं, क्योंकि सरसों के पौधे की पत्तियां अलग टाइप की होती है, इस तरह की होती, कटी फटी सी पत्तियां होती, और जबकि सोयाबीन की जो पत्ती होती है वो इस तरह की होती, सपाट पत्ती। तो ये मॉर्फोलॉजिकली भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन आनुवांशिक, सॉरी, आनुवांशिक रूप से भी क्या है, ये अलग अलग है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो स्पीसीज होगी, जो स्पीसीज होगी वो क्या होगी, वो स्पीसीज जीनेटिकली क्या होगी, आइसोलेटेड होगी। आइसोलेटेड होगी मतलब अलग होगी, आनुवांशिक रूप से कैसी होगी, पृथक होगी। तो जीनेटिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट विच इंटरब्रीड विद इन देमसेल्फ, जो केवल खुद से ही जनन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो सरसों का पौधा है वो सरसों के पौधे से ही जनन कर सकता है, वो दूसरे सोयाबीन के पौधे से जनन नहीं कर सकता। मतलब
कहने का मतलब है कि इन दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन या जनन की प्रक्रिया नहीं हो सकती, जबकि कोई दूसरा जो सरसों का पौधा होगा, वो सरसों का पौधा ये आपस में क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो सोयाबीन होगा, वो सोयाबीन का पौधा भी क्या कर सकता है, आपस में जनन कर सकता है, लेकिन ये दोनों आपस में जनन नहीं कर सकते, ये दोनों आपस में जनन नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये केवल स्वयं से जनन कर सकते हैं, विद इन देमसेल्व्स एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, और ये आनुवांशिक रूप से भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इनका रंग रूप प्रकार सब कुछ क्या होगा, यहाँ पर समान होगा। इसी प्रकार से इनका भी जो है रंग रूप वगैरह सब क्या होगा, यहाँ पर समान होगा। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सिंगल स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सिंगल स्पीसीज। समझ में आया बात? बहुत सिंपल है। तो ऐसे पौधे जिन्हें जो आनुवांशिक रूप से पृथक हो और आपस में क्या कर सकते हो, जनन कर सकते हो, खुद से जनन कर सकते हो, और आकार के रूप से भी कैसे हो, समान हो, उन्हें हम एक ही स्पीसीज के अंदर रखते हैं। ये किसने कहा हमसे, डार्लिंगटन ने। लेकिन इससे बढ़िया और अच्छी वाली परिभाषा किसने दी, वो दी क्लाउसेन ने। क्लाउसेन ने क्या कहा, इसके अनुसार समान लक्षणों वाले पौधों का वह समूह, समान लक्षण हो गए, समान लक्षणों वाले पौधों का वो समूह, यहाँ भी समान लक्षण की बात की गई है, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से, समान लक्षणों वाले पौधों का वह समूह जिसके सदस्य जीनों का आदान प्रदान बिना किसी हानिकारक प्रभाव के करते हो। ठीक है, अगर दो सरसों के पौधे हैं यहाँ पर मेरे पास में, या दो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के पौधे हैं, दो इस समान प्रकार के, समान आकार प्रकार के पौधे हैं, तो ये आनुवांशिक रूप से भी समान है और जीनों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना कोई हानिकारक प्रभाव दर्शाए। तो ऐसे पौधों को हम एक ही प्रजाति के अंदर रखेंगे और इन्हें कहा जाएगा स्पीसीज। क्या कहा जाएगा इन्हें, स्पीसीज। तो क्लाउजेन ने क्या कहा, क्लाउजेन के अनुसार समान लक्षणों वाले पौधों का वह समूह जिसके सदस्य जीनों का आदान प्रदान बिना किसी हानिकारक प्रभाव के करते हैं, बिना किसी हानिकारक प्रभाव के करते हैं, क्या कहलाता है, वो प्रजाति कहलाता है, प्रजाति या स्पीसीज कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये परिभाषाएं हमने पढ़ी, दो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्न तथ्य निकलकर सामने आते। क्या आता है कि एक स्पीसीज हम उसको बोलेंगे जिसमें एक पादप प्रजाति के सदस्य आकारिकी, शारीरिकी और अन्य लक्षणों में लगभग पूर्णतया कैसे हो, समान हो। अगर आप सारे मनुष्यों को देखोगे, सारे मानवों को देखोगे, सारे जितने भी मानव हैं उनको देखोगे, तो उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी। अब आप कहोगे साहब शक्लें तो अलग अलग होती है, फिर हम उनको एक प्रजाति कैसे नहीं मानेंगे। यहाँ पर शकल सूरत से मतलब नहीं है। आप कहोगे अभी आप बात कर रहे हो आकारिकी की, तो आकारिकी की बात ऐसे कर रहे हैं कि उसके एक सिर होता है, ठीक है ना, एक धड़ होता है, उसमें दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं ना। फिर आप कहोगे साहब इसकी टांग कटी हुई है, तो फिर इसमें तो तीन ही हुए, है ना, फिर इसको हम प्रजाति नहीं माने, यानी कि अलग स्पीसीज है। ऐसा भी नहीं है, हम इसको अलग स्पीसीज भी नहीं मान सकते, वो किसी न किसी कारण से उसके अंदर वो कमी रह गई है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आप सारे कैरेक्टर एक जैसे, मतलब उसी की बात करोगे, भाई तीन टांग वाला आदमी अलग स्पीसीज का है और दो टांग वाला आदमी अलग स्पीसीज, मतलब एक टांग वाला आदमी अलग स्पीसीज का और दो टांग वाला आदमी अलग स्पीसीज का, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो इनके अंदर आकारिकी लक्षण नहीं मिलेंगे तो शारीरिकी मिलेंगे, मतलब एनाटॉमिकल कैरेक्टर मिलेंगे, ठीक है, या फिर कुछ दूसरे लक्षण मिलेंगे, तो वो क्या है, उनके अंदर समानता दर्शाएगा। तो जब ऐसी समानता हमें नजर आती है यहाँ पर, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान समझ में आ रही है, तो यहाँ पर जो हमें इस तरह की जो समानताएं नजर आती है, उसके आधार पर हम उसको स्पीसीज के अंदर रखते हैं। ठीक है, आगे चले तो एक प्रजाति के सदस्यों में अंतर प्रजनन यानी कि इंटरब्रीडिंग या लैंगिक प्रजनन होता है, या तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, या फिर इनमें आपस में संयोजन होता है, तो उसी को हम एक ही प्रजाति बोलते हैं। ठीक है, आप दूसरी प्रजाति के बीच में अगर इंटरब्रीडिंग कराओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वहां पर जो भी मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा, और वो आगे जननक्षम नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे कि घोड़े की बात करें हम, ठीक है ना, घोड़ा और गधा, जब हम इनका फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इनसे हमें क्या मिलता है, खच्चर मिलता है, जिसे कहा जाता है म्यूल। क्या मिलता है, हमें खच्चर मिलता है। तो ये जो खच्चर होता है ये जननक्षम नहीं होता, तो ये एक हानिकारक लक्षण हो जाता है, आगे ये अपनी संतति नहीं बढ़ा सकता, तो ये एक हानिकारक लक्षण है, तो ये नहीं होता है। तो ये जो घोड़े के साथ में ही फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है ना, लैंगिक प्रजनन तो इनके अंदर भी हो सकता है, लेकिन अगर घोड़े के साथ ही फर्टिलाइजेशन करे, अंतर प्रजनन करे, तो फिर वो घोड़े की ही प्रजाति होगा, गधे की प्रजाति नहीं होगा। समझ में आया बात? तो गधा ही रहेगा, मतलब गधे का मतलब है कि गधे की जो स्पीसीज है वो वही स्पीसीज होगी जो
गधे, जितने भी गधे होते हैं उनके अंदर सारा जो सिस्टम होगा वो एक अलग ही प्रकार का पाया जाता है, मतलब उनमें समानताएं ज्यादा होंगी। ठीक है। और घोड़ा जो होगा, घोड़े के अंदर, घोड़े के कुल में या घोड़े की जो स्पीसीज होगी उसमें घोड़े के जैसे ही समान लक्षणों वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और ये आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड भी कर सकते हैं बिना किसी हानिकारक लक्षण के। जबकि इसी प्रकार से गधे गधे की जो स्पीसीज होगी, वो गधे की जो स्पीसीज है वो भी आपस में इंटरब्रीड कर सकती है और इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। तो इस तरह से हम कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। जबकि अगर आप बाहर से देखोगे, घोड़ा और गधा लगभग समान समान सिमिलरिटीज शो करते हैं, है ना। ऊंचाई में भी बहुत से गधे इतने ऊंचे होते हैं घोड़े के बराबर, कुछ घोड़े जो होते हैं बोने होते हैं, तो वो सिमिलरिटी शो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो स्पीसीज है वो डिफरेंट होगी, है ना। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्ली जो होती है, जो कैट होती है हमारी, वो टाइगर की जैसी दिखाई देती है। उसको आप छोटा टाइगर भी बोल सकते हो, एकदम से देखने पर हमें जो जंगली बिल्लियां होती है बिल्कुल एकदम टाइगर की जैसी नजर आती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि टाइगर की स्पीसीज में आप बिल्ली को रख दो, हाँ उसको उस फैमिली में रख सकते हो, उसके कुल में रख सकते हो, ठीक है ना, उसके ऑर्डर में रख सकते हो, लेकिन उसको उस स्पीसीज में नहीं रख सकते। तो स्पीसीज के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जो केवल उसी के पास में पाए जाते हैं, वो दूसरे जो उसके भले उसका जीनस हो, इनका दोनों का जीनस समान हो सकता है, टाइगर का और कैट का जीनस एक जैसा हो सकता है, लेकिन इनकी स्पीसीज हमेशा क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, क्लियर बात। चलो अब ये और चीज समझते हैं अपन, आगे की कहानी समझते हैं इसकी। देखिएगा, तो ये बात हम समझ गए कि एक तो उनमें आकारिकी, शारीरिकी और अन्य लक्षणों में क्या हो, लगभग पूर्णतया समानता हो। दूसरा, अंतर प्रजनन कर सकते हो। तीसरी बात, एक जाति के सदस्यों में आनुवांशिक अवरोध नहीं होता, कोई भी जेनेटिकल बैरियर नहीं होता है उनके बीच में, ठीक है ना, तभी वो एक स्पीसीज कहलाएगी। अगर उनके बीच में जेनेटिकल बैरियर आ जाएगा तो स्पीसीज ही बदल जाएगी, आनुवांशिक अवरोध आएगा तो स्पीसीज क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। समझ में आए? ठीक है, आगे चलते हैं। अब जेनेटिकल अवरोध क्या होता है, आनुवांशिक अवरोध क्या होता है? आनुवांशिक अवरोध ये होता है कि एक ही जाति के सदस्य हैं लेकिन वो आपस में प्रजनन करने में सक्षम नहीं है, ठीक है ना। जैसे कौवे की बात करते हैं अपन, स्प्लेंडस स्प्लेंडिस, ठीक है, स्प्लेंडस स्प्लेंडिस एक कौवा ऐसा है जो श्रीलंका में पाया जाता है। जूलॉजी में पढ़ोगे आप, वैसे तो किस में पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है। आप सोचोगे सर आप पढ़ा तो बहुत नहीं रहे और बात हमेशा जूलॉजी की करते हो। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये किताब आपको जूलॉजी में पढ़नी होती है और ये किताब आपको बॉटनी में ही पढ़नी होती है ना। तो दोनों को ही मिलाकर मैं ये सारी चीज बता रहा हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ तो बॉटनी में लिखा हुआ, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ ना वो जूलॉजी में इसलिए समझा रहा हूँ कि हमें समझने में ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, चलो एक पौधे की, अब कौवे को छोड़ो, आप पौधे की बात करते हैं। एक पादप कहाँ पर है, श्रीलंका में उगता है, ठीक है, और एक पादप जो है वो इंडिया में उगता है, ठीक है, कहाँ उगता है, इंडिया में। तो इनके बीच में, या आप यही समझ लो यहाँ पर पादप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो, क्योंकि पादप के हिसाब से थोड़ा समझना मुश्किल होता है कि भाई पादप फर्टिलाइजेशन करने वहां थोड़ी जाएगा, फर्टिलाइजेशन करने यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन इसके परागकण तो जाएंगे उड़ते हुए। अब इंडिया में से परागकण उड़ते हुए कहाँ पहुंच गए हैं, श्रीलंका में पहुंच गए हैं, और श्रीलंका में सेम स्पीसीज का पौधा है, तो ये यहाँ आकर ये परागण इसके ऊपर डलेंगे, लेकिन फिर भी इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जबकि ये जो ये पौधा है, ये पौधा है, ये दोनों पौधे एक ही पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर एक ही प्रकार का है। कहने का मतलब है कि जैसे ये पौधा है, तो ये पौधा है यहाँ पर गुलाब का, ये कौन सा है, ये भी गुलाब का है, और ये पौधा भी कौन सा है, गुलाब का है। अब इसके परागकणों को यहाँ से वहां तक तो हमने डाल दिया, यहाँ से ले गए हम, चलो आप पॉकेट में रखे, यहाँ से ले गए और श्रीलंका में जो गुलाब है उससे फर्टिलाइजेशन कराने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कुछ ना कुछ बैरियर आएगा। बैरियर कहाँ आएगा, या तो उसकी वर्तिका के ऊपर आएगा, वर्तिका जो है, वर्तिका की जो स्ट्रक्चर होगी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। चलो वर्तिका ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी होगा, जर्मिनेशन भी होगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है ना। हो सकता है ये वर्तिका जो है वो काफी लंबी हो इस फ्लावर के अंदर, यहाँ रहने वाले फ्लावर के अंदर, जबकि ये भी गुलाब है और ये भी गुलाब है, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने बात की कि गुलाबी गुलाब और रेड गुलाब, मान लेते हैं कि भारत का जो है रेड गुलाब है और ये श्रीलंका का जो है वो कौन सा गुलाब है, ये गुलाब ही है, गुलाबी कलर का गुलाब है, या पिंक कलर का गुलाब है, या मान लो येलो गुलाब है, या ब्लैक गुलाब है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो रेड गुलाब वाले परागकण होंगे वो इसको फर्टिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक ही स्पीसीज, जैसे रेड गुलाब है तो रेड गुलाब को इजी वे में फर्टिलाइज कर पाएगा, तो इनमें आनुवांशिक अवरोध नहीं होता है, ठीक है ना, समझ में आई बात।
जैसे कि इसकी मान लेते हैं हम कि श्रीलंका में पाए जाने वाला जो गुलाब है उसकी वृत्तिका काफी बड़ी है, या तो वो परागकण को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और एक्सेप्ट कर भी लेगी तो आगे जो फटी आगे जो मतलब ये बन रही है पोलन ट्यूब, ये आगे नहीं बन पाएगी, और ये आगे बढ़ भी गई तो आगे चलकर अंड कोशिका में फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, किसी न किसी कारण से कोई ना कोई अवरोध जरूर आएगा। तो ये दोनों स्पीसीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों स्पीसीज क्या है, डिफरेंट है। समझ में आया बात? चलिए, अब मेरा ये हटाना जरूरी होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो इसे बोलेंगे हम आनुवांशिक अवरोध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, काफी बड़ा हो गया है ना, कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए, वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है ना। चलो ठीक बात, तो तीन चीजें हमने देखी, एक तो पहले की सदस्यों की आकारिकी और शारीरिकी समान होनी चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ और बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी कि अंतर प्रजनन होना चाहिए। तीसरी चीज हमने देखी कि आनुवांशिक अवरोध नहीं होना चाहिए। चौथी चीज हम देख रहे हैं, 4 ही चीजें इसके अंदर, एक प्रजाति के सदस्य सामान्यतः दूसरी प्रजाति के सदस्यों में लैंगिक जनन प्रदर्शित नहीं करते, अर्थात इनमें आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय नहीं होता है। बात वही है जो आनुवांशिक अवरोध वाली है, चौथी बात भी वही है, लेकिन करने का तरीका अलग है कि इनमें आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय नहीं होता है। तो जो 4 चीजें मैंने अंडरलाइन करी है, आप उनको ध्यान रखना है, आपको 4 चीजें ही ध्यान रखनी है, एक आकारिकी, शारीरिकी, अंतःप्रजनन, आनुवांशिक अवरोध और आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय नहीं होता। अब इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में एक मुख्य परिभाषा इसकी निकल कर आती है, और वो परिभाषा क्या है उसको देखते। देखिए, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पादपों का ऐसा समूह जो बाहरी, आंतरिक, ठीक है ना, आंतरिक आकारिकी, ये आबकारी नहीं है, ये है आकारिकी, आकारिकी, आकारिकी में क्या रखता हो, समानता रखता हो। बाह्य और आंतरिकी, बाहर के लक्षण हो, आंतरिक लक्षण हो, ठीक है, उसकी आकारिकी हो, उनमें क्या रखता हो, समानता रखता हो, तथा जिसके सभी सदस्य कैसे हो, जननक्षम हो, जनन करने में सक्षम हो, तो और आपस में क्या कर सकते हो, अंतर प्रजनन कर सकते हो, क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। समझ में आया बात? केवल बाहर से दिखने से, गुलाब जैसा गुलाब का पौधा है, 2 गुलाब के पौधे हैं और दोनों बाहर से तो गुलाब ही नजर आएंगे हमें ठीक है, तो लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इसीलिए वो 2 अलग अलग प्रजातियां होती है। जैसे रोजा रोजा ग्लूका और रोजा इंडिका, रोजा इंडिका, ये दोनों जो गुलाब है, इन दोनों गुलाब में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा, इसलिए ये दोनों जो है अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। और रोजा इंडिका के जितने भी पौधे होंगे सब समान होंगे, रोजा ग्लूका के जितने भी पौधे होंगे वो सब क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पर जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें क्या कहा गया है कि पादपों का ऐसा समूह जो बाहरी, आंतरिक, आकारिकीय आदि लक्षणों में क्या रखता हो, समानता रखता हो, तथा इसके सदस्य कैसे हो, जननक्षम हो, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो जैसे घोड़े और जो गधे को मिलाने के बाद में जो खच्चर बनता है वो जननक्षम नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो म्यूल जो फॉर्मेशन हो रहा है वो अलग स्पीसीज है, वो दोनों को 2 स्पीसीज का मिश्रण है। इसको हम इसलिए हम ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं जो जननक्षम नहीं होते उनको बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है ना, हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य के अंदर भी होता है ऐसा, मनुष्य के अंदर भी, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म के लेवल पर देखेंगे हम तो उसको भी हम उसी स्पीसीज को मानेंगे, स्पीसीज तो वही रहेगी वो, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो कैसे हो, जननक्षम हो, तथा आपस में क्या कर सकते हो, अंतर प्रजनन कर सकते हो, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, ठीक है। ऐसी ऐसे जीवों को कहा जाता है स्पीसीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे का जो टॉपिक है हमारा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इससे रिलेटेड है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन जो हमारे आएंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे इसी के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता दें, दोबारा से अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से इसको फिर से समझा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।